हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स इन ए न्यू वीडियो सेशन जो कि पार्ट है सीएमए फाइनल एसएफएम की थ्योरी का। जैसा कि आपको पता है, थ्योरी का एसएफएम में बड़ा रेलिवेंस है। 20 से 40 मार्क एसएफएम में थ्योरी कवर करते हैं, तो हम पूरी थ्योरी कवर करेंगे, वो भी छोटे छोटे पार्ट में, और एक प्लेलिस्ट तैयार करेंगे जिससे आप कभी भी खाते वक्त सोने से पहले देखने भर से आपको 20 से 40 मार्क्स कवर हो जाएंगे। और आपको बता दूं, हम इंस्टीट्यूट की बुक से माइनर पार्ट भी नहीं छोड़ेंगे, बल्कि पूरा पूरा कवर करेंगे। आप बाद में मॉड्यूल से देख भी सकते हैं और पाएंगे कि हमने सब कुछ कवर कर लिया है। तो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं स्टडी नोट फॉर इंस्टीट्यूशन इन फाइनेंशियल मार्केट। इस स्टडी नोट 4 में हमें पढ़ना है फाइनेंशियल सिस्टम, आरबीआई, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड। आप बोलेंगे कि आपने 11-12 भी पढ़ लिया। नहीं भाई, 11-12 या ग्रेजुएशन से ज़्यादा कवरेज रहेगा, तो दिमाग से निकाल दो कि ये नहीं पढ़ना है। भाई साहब, पढ़ो और 20 से 40 मार्क कवर करो। एक एक मार्क बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और हम यहाँ पर 20 से 40 मार्क की बात कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं, जैसे कि चैप्टर का नाम है इंस्टीट्यूशन इन फाइनेंशियल सिस्टम। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर या डोमेस्टिक इन्वेस्टर किसी भी देश में इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल सिस्टम जरूर चेक करता है। अब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट करोगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं करोगे। तो किसी भी देश की ग्रोथ में स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम का होना जरूरी है। अब इस बात से आपको थोड़ा सा आइडिया तो लग ही गया होगा कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है। थोड़ा और हिंट देते हैं। आपको इन्वेस्टर दिख रहे हैं, नोटों का बैग उठाए घूम रहे हैं, इन्वेस्ट करना है, रिटर्न चाहिए, रिटर्न चाहिए। और एक बंदा जो कि सूट बूट में, कोई भी हो सकता है, बैंकर, कंपनी या फर्म, बोल रहा है यहाँ इन्वेस्ट करो, हम रिटर्न देंगे रिटर्न आपको। अब कलयुगी जमाना है, बंदा झूठ भी बोल सकता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए या कोई डंडा मारने के लिए भी तो चाहिए जो इन्हें कंट्रोल करें। इसमें आपको दिख रहा है आरबीआई, सेबी, एमसीए, ये यही तो काम करते हैं। अब इस बात से आपको कुछ बेसिक आइडिया लग गया होगा कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है। अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? यह एक सेट है, मतलब एक ग्रुप है जिसमें आपके कुछ इंस्टीट्यूशंस जैसे कि बैंक, सेंट्रल बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज वगैरह वगैरह आते हैं, जो कि परमिट करते हैं एक्सचेंज ऑफ फंड को। ये एक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें वो एंटिटी जिनके पास फंड है एलोकेट करती है अपने फंड को उन बंदों के पास जो कि उनसे ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में फंड को इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आपके आइडियल फंड का यूज किया जाता है जिससे कि ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करे। फाइनेंशियल सिस्टम जिसके पास फंड है और जिसको फंड की रिक्वायरमेंट है, उनके बीच बैलेंस बनाता है। और ज़्यादा फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में जानने के लिए हमें इसके फंक्शंस का भी पता होना चाहिए। तो इनके फंक्शन जानते हैं कि इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं फाइनेंशियल सिस्टम के। फंक्शंस ऑफ ए फाइनेंशियल सिस्टम। पहला फंक्शन है मोबिलाइज एंड एलोकेट सेविंग्स। बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी या म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं? आपकी सेविंग्स लेकर किसी भी फर्म, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल को एलोकेट कर देते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि ये बैलेंस बनाता है, आइडियल फंड को प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइजेशन करवाता है। तो इसमें फाइनेंस का मोबिलाइज होता है। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा है आपका मॉनिटर कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। फंड देने के साथ साथ जरूरी है जिस प्रोजेक्ट के लिए फंड प्रोवाइड किया गया है उसका टाइम टू टाइम
परफॉर्मेंस मेजर करना। सत्यम केस को ही ले लीजिए, आपको तो पता ही होगा। अब तीसरा फंक्शन है इसका जो है वो प्रोवाइड करता है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को। फाइनेंशियल सिस्टम में गुड्स एंड सर्विस को टाइमली अक्रॉस जियोग्राफिकल रीजन और इंडस्ट्रीज में एक्सचेंज करने के लिए एक वेल डिजाइन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम होना जरूरी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर स्टॉक मार्केट में क्लियरिंग एंड सेटलमेंट मैकेनिज्म डिपॉजिटरी और क्लियरिंग ऑपरेशन के द्वारा किया जाता है। फोर्थ फंक्शन है जो फाइनेंशियल सिस्टम का है ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ रिस्क बियरिंग एंड रिडक्शन। मतलब कि रूल फ्रेम करना जिससे कि आपका जो जोखिम है वो कम हो जाए। और वो पांचवा फंक्शन है फाइनेंशियल सिस्टम का डिसमिनेट प्राइस रिलेटेड इंफॉर्मेशन। डिसमिनेट का मतलब प्रसार करना होता है, मतलब प्राइस रिलेटेड इंफॉर्मेशन का प्रसार होना चाहिए, क्योंकि यह एक इंपॉर्टेंट टूल है जिसमें इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल डिसीजन दिए जाते हैं। छठा फंक्शन है ऑफर पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसमें शामिल होता है आपका क्विक, चीप और रिलायबल आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं सर्विस की। सातवां फंक्शन है कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को कम करना। और आठवां फंक्शन है प्रमोट द प्रोसेस ऑफ डीपनिंग एंड ब्रॉडनिंग। यहाँ फाइनेंशियल डीपनिंग का मतलब है इंक्रीज ऑफ फाइनेंशियल एसेट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। यह एक इंपॉर्टेंट मेजर है जो कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी सेक्टर को मेजर करता है। और वही फाइनेंशियल ब्रॉडनिंग का मतलब तरह तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करना और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इंक्रीज करना होता है। तो ये फंक्शंस थे फाइनेंशियल सिस्टम्स के। अब हम आगे चलते हैं। अब हम फाइनेंशियल सिस्टम के की एलिमेंट्स की बात करेंगे। फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम के बाद की एलिमेंट्स की बात करेंगे जो कि चाहिए किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम के वेल फंक्शनिंग के लिए। मतलब ये तो होनी ही चाहिए अगर फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है। नंबर 1 चाहिए हमें एक स्ट्रॉन्ग लीगल और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट हो। दूसरा हमें चाहिए स्टेबल मनी होनी चाहिए, ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग करेंसी ज़्यादा रिस्क जनरेट करती है, आपको पता है। तीसरा साउंड पब्लिक फाइनेंस एंड डेट मैनेजमेंट होना चाहिए, हमें किसी को उधार नहीं देना भाई, प्रॉपर इवोल्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट के बाद ही आप उधार दें। चौथा सभी बैंक का एक केयर टेकर या बाप बोल लीजिए, मतलब सेंट्रल बैंक होना चाहिए जो बैंक्स को मॉनिटर करे, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा इकोनॉमी में कितना फ्लो करना है कैश का, जो वो सब सेंट्रल बैंक देखता है। आगे विस्तार से हम इसके बारे में बात करेंगे। पांचवा एक साउंड बैंकिंग सिस्टम चाहिए जिससे कि फंड का फ्लो अच्छे से होता रहे। छठा एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए जिससे कि इंफॉर्मेशन का प्रसार टाइमली और एक्यूरेटली वे में हो। और सातवां जो जरूरी एलिमेंट है फाइनेंशियल सिस्टम का वो है सिक्योरिटीज मार्केट का वेल फंक्शनिंग। कोई इनसाइडर ट्रेडिंग या मिसकंडक्ट या मिसचीवनेस नहीं होनी चाहिए। की एलिमेंट्स के बाद फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट की हम बात करेंगे। स्ट्रक्चरल अप्रोच से कौन कौन से फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट हैं। 3 कंपोनेंट होते हैं फाइनेंशियल सिस्टम के, एक फाइनेंशियल मार्केट, दूसरा फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, तीसरा फाइनेंशियल रेगुलेटर्स। तीनों की बारी बारी से हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला कंपोनेंट है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में आपका बोरोवर्स, लेंडर्स और नेगोशिएटिंग लोन और कई तरह के ट्रांजेक्शन आते हैं। इस मार्केट में इकोनॉमिक गुड्स मनी फॉर्म में ट्रेड किए जाते हैं।
इसमें करंट मनी, जिसको हम कैश भी बोलते हैं, क्लेम्स ऑन फ्यूचर मनी, क्लेम्स ऑन फ्यूचर पोटेंशियल इनकम, डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट और साथ के साथ इक्विटी भी आती है। फाइनेंशियल मार्केट इन्वेस्टमेंट बाय कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल के फंड फ्लो को फैसिलिटेट करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट से पहले फाइनेंशियल मार्केट के क्या क्या फंक्शन होते हैं वो और देख लेते हैं। फाइनेंस मार्केट के 3 फंक्शन होते हैं। पहला है प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी मीन्स वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांजैक्शंस जो बायर और सेलर के बीच किए जाते हैं, फाइनेंस मार्केट के अंदर किए जाते हैं, जो ट्रेडेड एसेट का प्राइस डिटरमिनेशन करते हैं। जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, वो उस ट्रेडेड एसेट की रिक्वायर्ड रिटर्न डिटरमाइन करते हैं। ये डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई रूल पर। ये फाइनेंशियल मार्केट का वो फंक्शन है जिसमें पता चलता है कितना फंड है लैंड करने के लिए और किस किस को लैंड करना है। दूसरा फंक्शन है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब कितना जल्दी इन्वेस्टर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बेचकर निकल सकता है। बिना लिक्विडिटी के इन्वेस्टर को अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को फोर्सफुली होल्ड करना पड़ सकता है जब तक कि उसे राइट प्राइस या इश्यूअर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कॉन्ट्रैक्चुअली ओब्लिगेड हो जाए उसे पेमेंट करने के लिए। जैसे अगर स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता तो डिवेंचर होल्डर बैठे रहते मैच्योरिटी पीरियड तक और इक्विटी वाले कंपनी के लिक्विडेशन या बायबैक ऑप्शन तक। हर फाइनेंशियल मार्केट आपको कुछ लिक्विडिटी देती है। अब तीसरे फंक्शन की तरफ चलते हैं जो कि है रिडक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कब कम होगी? जब जो ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, जिन्हें फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट बोलते हैं, खुद ट्रांजैक्शन कॉस्ट बियर करते हैं। ये 3 फंक्शन थे फाइनेंशियल मार्केट के जो इंस्टीट्यूट की बुक में दिए हुए हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट को भी लगे हाथ देख लेते हैं। वैसे इनको डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे। फॉर टाइम बिंग एक ओवरव्यू ले लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट को हम कई तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है फाइनेंशियल मार्केट को टाइप ऑफ फाइनेंशियल क्लेम के बेसिस पर आप बाइफरकेट कर सकते हैं, जैसे डेट मार्केट या इक्विटी मार्केट के वे में क्लासिफाई कर सकते हैं। डेट और इक्विटी का तो आपको पता ही है। दूसरा तरीका इसे क्लासिफाई करने का कि इसे कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जहाँ कैपिटल मार्केट में आपका इक्विटी, डेट मार्केट और मनी मार्केट में प्राइमरी सेगमेंट और सेकेंडरी सेगमेंट आता है। इनके बारे में हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। अब फाइनेंशियल सिस्टम के दूसरे कंपोनेंट की तरफ चलते हैं जो है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जिनको मिडलमैन भी बोलते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कराने के लिए पार्टीज को मिलाता है। आपका फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में इन्वेस्टमेंट बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड या कमर्शियल बैंक वगैरह आते हैं। इसका रोल होता है जिनके पास फंड है और जिनको फंड चाहिए उनका मिलाप है। अब फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के फंक्शन क्या क्या है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। एक तो ये सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं, पहला काम। दूसरा, आपके कैश एंड लिक्विडिटी स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं आपको। तीसरा, जरूरतमंदों मतलब प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म की फॉर्म में हो या शॉर्ट टर्म की फॉर्म में। और चौथा, इन्वेस्टर को रिटर्न देते हैं जिससे कि उनकी मनी ग्रो कर जाती है। और बहुत सारे फंक्शन होते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के। इनके अलावा ये आपके मोटे मोटे फंक्शन हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के। इनको हम आगे आने वाली क्लास में कवर करेंगे। अब हम तीसरे कंपोनेंट की तरफ चलेंगे फाइनेंशियल सिस्टम के, जिसका नाम था फाइनेंशियल रेगुलेटर्स। फाइनेंशियल रेगुलेटर कौन होते हैं? अरे भाई, जो ताका जाकी मतलब
मॉनिटरिंग करते रहते हैं कहीं किसी ने कुछ गड़बड़ तो नहीं की। रूल और लॉज को रेगुलेट करवाते हैं। इंडिया में जो मोटे मोटे फाइनेंशियल रेगुलेटर हैं वो है आरबीआई, सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एनसीए, इरडा, पीएफआरडी आदि आदि। तीनों कंपोनेंट पढ़ने के बाद जान तो लिया हमने फाइनेंशियल सिस्टम में क्या होता है, लेकिन मुद्दा उठता है कि एक वेल डिजाइन फाइनेंशियल सिस्टम कैसे बनाएं। तो जब भी किसी देश का फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप किया जाता है तो कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। अब उन बातों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले विजन बनाओ, मतलब लॉन्ग टर्म सोचो और इस तरह से इन्वेस्टमेंट करो, चाहे वो पर्सनल और या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो। जैसे पर्सनल में एग्जांपल के तौर पर इन्वेस्टर के अंदर अवेयरनेस लानी, जैसे म्यूचुअल फंड के एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा जो बोलता है म्यूचुअल फंड है तो सही है, वो एड कोई कंपनी स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड की तरफ लोगों को लेके आता है कि भाई ये कम जोखिम भरा है। दूसरी बात जो हमें ध्यान देनी है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वेल डिजाइन करने के लिए, वो है उन खतरों को मानो जो लाभकारी तरीके, मतलब बेनिफिशियल वे में बेस्ट पोजीशन में मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि माना कि बेंगलुरु इंडिया की सिलिकॉन सिटी, लेकिन जो सर्वर वहाँ सेट है अगर वो जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख में सेट हो तो कितनी बिजली की बचत होगी, क्योंकि आपको पता है उनको बड़े बड़े एसी के द्वारा ठंडा रखा जाता है। और जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख या सियाचिन में भाई उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कॉस्ट इफेक्टिव बनेगा। राजस्थान और गुजरात में आप सोलर पैनल लगा दीजिए, वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। इंडस्ट्रीज वहाँ सेटअप कीजिए जहाँ एग्रीकल्चर लैंड ना हो, ऐसे आपकी वेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड नहीं होगा। बंजर ज़मीन में इंडस्ट्री सेटअप कीजिए, लेकिन इसके लिए आपको एक दूर दराज की सोच चाहिए, एक विजन चाहिए आपको। और चाहिए इसके साथ साथ चाहिए कि हम पहले कुछ स्किल सेट पर ध्यान दें, कुछ ही स्किल सेट पर ध्यान दें और उन्हें कंप्लीट करें, फिर न्यू मिशन सेट करें और उन्हें कंप्लीट करें। हमें चाहिए जो हाई क्वालिटी वाले बिजनेस है उन्हें सेटअप करने के लिए रिसोर्स रीजनेबल प्राइस पर मिल जाए। यहाँ पे हमें का मतलब गवर्नमेंट है, और कई बार गवर्नमेंट को खुद जो मेगा और रिस्की प्रोजेक्ट है उन्हें अपने हाथों में लेना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े प्राइवेट इन्वेस्टर नहीं बैठे नहीं होते और पब्लिक वेलफेयर में हम ज़्यादा प्राइस भी चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ईज ऑफ लिविंग भी चाहिए होती है। लोगों का जीवन स्मूथ होना चाहिए, लो कॉस्ट एजुकेशन होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि लोग अपने बेटर फ्यूचर के बारे में सोचें। टाइम टू टाइम लोगों को एक्सपर्ट से गाइडेंस दिलवाने चाहिए जिससे कि वो किसी से मिसलीड ना हो जाए। डिजाइनिंग ऑफ वेल फाइनेंशियल सिस्टम में ये एलिमेंट्स होने जरूरी है। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमें ये ध्यान देने हैं। इसके बाद हम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात कर लेते हैं कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रक्चर को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक आपका ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम और दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम। ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम में आपके रेगुलेटर्स, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरमीडिएटरी आते हैं। वही अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम में आपके मनी लेंडर, ट्रेडर वगैरह आते हैं। इनके बारे में हम पहले भी चर्चा कुछ कर चुके हैं और आगे आने वाली वीडियो सेशन में भी इसके बारे में और चर्चा करेंगे। अच्छा लगा तो लाइक किए, इधर इधर देखें। अच्छा लगा तो लाइक किए।